जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे यूपी डीएलएड 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न से शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे अपने भोजन हेतु पेड़ पौधे अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी कहा जाता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो मनुष्य है, हमारे जो मनुष्य है यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोग भी परपोषी में आते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम लोग भी पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, या कि जड़त्व का नियम क्या है। तो इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में है, एक समान वेग से चल रही है, तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो इसको गैलीलियो का नियम, ये इम्पोर्टेंट है कि इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कि एक पुस्तक यदि मेज पर रखी हो तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक कि वह उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, आसवन से आप क्या समझते हैं। आसवन से आप क्या समझते हैं। देखिए, किसी विलयन में वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इस क्रिया में वाष्पीकरण और संघनन दोनों क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आसवन आसवन बराबर हम कह सकते हैं वाष्पीकरण वाष्पीकरण प्लस संघनन प्लस संघनन, क्योंकि इसमें दोनों क्रियाएं साथ में होती रहती हैं। चलिए ठीक है, ये लिखा भी वही। घर्षण बल क्या होता है सभी देखिए, घर्षण बल क्या होता है। तो इसका एक यहाँ से देखते हैं हम इसका कि किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच में सापेक्ष गति के विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर, जिससे कि वो उसमें फिसलन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। छिड़कने से गोटी बहुत तेज होती है या फिसलती है। यदि आटा चक्की पट्टी घिस जाए तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक, तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। पहला पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इन दोनों का अंतर भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लघुत्तरीय प्रश्न में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन देखिए, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, वे ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कपूर, देखिए कपूर जो होती है उसको जलाने पर वो सीधे गैस में बदल जाती है, आग जलती है और आग से धुआं आपको दिखाई देगा और वह उड़ जाता है, यानी कि उसका क्षरण हो जाता है। नेक्स्ट, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अच्छा, अनुकूलन देखिए, अनुकूलन क्या है। तो वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है उसका आवास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शरीर बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे कि इसी अनुकूलन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे आएंगे
कि जल में रहने वाले जीव को हम लोग जलचर कहते हैं और थल में रहने वाले जीव को हम लोग थलचर कहते हैं और साथ में वायु में रहने वाले जीव को हम लोग उभयचर कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरीय यानी कि अब लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि अब इस हमारे प्रश्न में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हम उनको देखेंगे। हमें जो पहला प्रश्न है कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। चलिए इसको देखते हैं। सरल पत्ती, ये पत्तियां पेड़ के तने से एक ही स्थान पर निकलती हैं। इन पत्तियों में से एक ही फलक होता है जिसे अछिन्न कहा जाता है। इन पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। फलक के कटाव के आधार पर इन्हें दो भागों में या प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला हस्तकार पत्ती और दूसरा शिकारी पत्ती। ठीक है, ये किसी जगह ये यार। ठीक है, देखते हैं इसका चित्र। ये इसका फिगर है, देखिए इसमें पूरे एक पत्ती का चित्र बनाया गया है। ठीक, इसमें सबसे जो ऊपरी भाग है इसे पड़शिखाग्र कहते हैं और उससे नीचे वाली जो ये वाली भाग है इसे हम पड़फलक कोर कहते हैं। ये अंदर वाली भाग को इसे पड़फलक या इस तरीका कहते हैं। और ये इसमें जो शिखाएं बने हुए इसे सिरा कहते हैं। ये मध्य सिरा है और ये जो है सिरिकाएँ हैं। ये जो डंडी है इसे पड़वृंत कहते हैं और ये जो भाग निकला हुआ है इसे अनुपर्ण कहते हैं और ये मोटी वाली डंडी को पड़ाधार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बल को परिभाषित करते हुए उत्तर दीजिए। अच्छा, बल को परिभाषित अनुकूल प्रकार को बताना था। क्वेश्चन थोड़ा टाइप मिस्टेक है। ये कहाँ से आ जा रहा है यार। तो इसमें देखिए ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बल को परिभाषित करते उनके प्रकारों को बताइए। तो इसका आंसर है कि बल, देखिए बल कितने के प्रकार देख लीजिए पहले। पेशीय बल, ये क्या है, पहला तो है पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को परिभाषित बल कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को देना आदि पेशीय बल का उदाहरण है। हमारा दूसरा जो है वो है गुरुत्वीय बल। देखिए, और दूसरा जो है वो गुरुत्वीय बल, ये तो सब जानते हैं। पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। इसमें आपको एक कैपिटल जी का मान पूछा जाता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, या इसे 10 भी लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है।
जैसे चुंबक होते हैं इसमें 2 पोल होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसी चुंबक फोर्स के बारे में बताया गया है। अगला है कि विद्युतीय बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए क्या था, कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले प्लास्टिक के पैमाने पर स्केल को सूखे बालों अथवा कागज में रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाएं। कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण होता है। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट है घर्षण बल। अभी कि जैसे हम लोग ऊपर देखे थे एक बार, घर्षण बल वही है कि यदि तेज चलते हुए अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज फिसलती है क्योंकि इसमें घर्षण बल आ जाती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा, वो कट काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन वैल्यू कम हो जाती है। चलिए ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊपर देखे थे कि ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाएं हैं। देखिए क्या है, पहला है हमारा ठोस। देखिए ठोस, द्रव, गैस में अंतर दिखा रहा है आपको। पहला ठोस। ठोस पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं, लेकिन द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस पदार्थ के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया हमारा, इसमें एक ठोस, एक हमारा अगर द्रव हो गया और एक गैस हो गया। ठीक, तो इसके जोड़े होते एकदम पास पास ही, ये ठोस के ये होते हैं, लेकिन जो द्रव होते हैं थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ये हमारा ठोस हो गया यानी कि सॉलिड हो जाएगा। ये हमारा लिक्विड हो जाएगा और ये हमारा गैस हो जाएगा। इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा कि ठोस पदार्थों की आकृति निश्चित होती है, लेकिन द्रव पदार्थों की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार ले लेते हैं। गैस पदार्थ आकृति भी निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तीसरा हमारा अंतर जो है वो ये है कि ठोस पदार्थ जो है उनका आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, गैस पदार्थ का आयतन बदलता रहता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन में उस आयतन के हो जाते हैं। ये इसमें गलत लिखा है, इसमें निश्चित नहीं होते, बदलते रहते हैं, बदलते हैं। ठीक है, देखिए ठोस के हमारे जो उदाहरण है हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गया लोहा, सोना, चांदी, ये हैं हमारे ठोस, ये ठोस पदार्थ के हैं। ये हो गया उदाहरण जो पानी, तेल, ये हमारा द्रव हो गया यानी कि लिक्विड, और ये हमारा हो गया सॉलिड, आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये हो गया सॉलिड, और ये हमारा जो हवा, पानी की भाप, ये हो गया गैस। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वपरागण व परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, चलिए इसको भी देखते हैं कि स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक, देखते हैं। उत्तर, परागण पुष्पक के परागकोश से परागकण कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। देखिए स्वपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण कहती है। यानी कि
ये जो क्रिया होती है ये अपने आप होती है, ये किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पर परागण क्या होती है? तो जब कोई वस्तु पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, तो इसे पर परागण कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां कि मिश्रण को परिभाषित करते हुए उनके गुणों पर संक्षेप प्रकाश डालिए। अच्छा, मिश्रण यानी कि मिक्सचर। देखिए इसका आंसर होगा कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, इन घटकों को भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सके मिश्रण कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ अलग किए जा सकते हैं मिश्रण से, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित पदार्थों के गुण होते हैं, मिश्रण का स्वयं का कोई गुण नहीं होता। ये देखिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया मिश्रण का कोई स्वयं का गुण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मिश्रण के गुणों को सामान्य 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला, मिश्रण में अवयव यानी कि घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। अवयव में आने गुण पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। प्रत्येक अवयव घटक को अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर हम मिश्रण लेते हैं कोई, जैसे कि हम लोग बहुत ही नॉर्मल चीज़ जानते हैं शरबत, ये भी एक मिश्रण है। अगर हम शरबत लिए तो इसमें 2 चीज़ डालेंगे, पहला पानी और चीनी। ये भी मिश्रण है। इसमें चीनी और पानी के किसी निश्चित अनुपात या निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो एक मिश्रण तैयार होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि घूर्णन गति से घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। घूर्णन गति देखिए, जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपने धुरी पर केंद्र के चारों ओर घूमती है। उदाहरण, कुम्हार का चाक, लट्टू, घूमती हुई फिरकी, पंखा इत्यादि। मतलब कि देखिए, अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए इसके अक्ष हो गए, ये इसके अगर हो गए अक्ष, और ये वस्तु है, तो इसके चारों ओर घूमती रहेगी। यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ से ये वस्तु यहाँ नहीं आ सकती चलकर। इसी में पूरा घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी बस। हमारा अगला प्रश्न है कि मुक्लन से क्या समझते हैं, या मुक्लन क्या है भैया, मुक्लन के बारे में बताइए, उदाहरण सहित बताइए। तो मुक्लन यानी कि बॉडी, शरीर पर एक बल की तरह की संरचना बनी होती है जिसे मुक्लन कहते हैं। शरीर का केंद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्र मुकुलम में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। वहाँ के लिए विष्ट और हाइड्रा, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। विष्ट और हाइड्रा जो है ये मुकुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुकुलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए समाप्त 2024 के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। और आपको बता दें कि ये ऐसे ही प्रश्न पूरा हमने एक कंप्यूटर का भी करा रखा है, इससे पहले एक सेट, और सामाजिक विज्ञान का भी सामाजिक विज्ञान का भी करा रखा है। ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।